इस सम्मेलन में कई विषय चर्चा के लिए रखे गए, जिसमें पहला विषय है छत्रपति साहू महाराज के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता एक आकलन। इसी के साथ दूसरा विषय रखा गया है फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा ही पिछड़े वर्ग को उनके अधिकार दिला सकती है, एक चर्चा। जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है, शासक वर्ग जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराना चाहता, क्या जाति आधारित जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा, मनवादियों द्वारा ओबीसी को उनके वास्तविक मुद्दों और वास्तविक लड़ाई से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम के विवाद खड़े किए जाते हैं, एक आकलन। नरेंद्र मोदी जी द्वारा वोट लेने के लिए खुद को ओबीसी बताना, फिर जानवरों की गिनती करना मगर ओबीसी की गिनती न करना, ओबीसी के साथ धोखेबाजी है, एक बहस। द सेंसस एक्ट 1948 के तहत यदि पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना हुई तो तुरंत आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी केंद्रीय और राज्य के संस्थानों में तुरंत एक झटके में मिलेगी, क्योंकि राज्य स्तरीय जातिगत सर्वे ब्राह्मणों के द्वारा नया लागू प्राप्त है। एक गंभीर विषय पिछड़े वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बगैर पिछड़े वर्ग की राजनीतिक आरक्षण ब्राह्मणों की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। ऐसे कई विषय इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए रखे गए। 6 विषय लगभग इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए रखे गए। पिछड़े वर्ग के लोगों में जागृति पैदा करने के लिए और जागृति करके उनको संगठित करने के लिए और संगठित करके पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत करने का काम देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। देश भर में हम लोग अपने राज्य लेवल के अधिवेशन चला रहे हैं, संभाग लेवल के अधिवेशन चला रहे हैं, जिले लेवल के अधिवेशन चला रहे हैं और आने वाले समय में तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल तक के कार्यक्रम चलाने का प्लान है। और राष्ट्रीय अधिवेशन 24 सितंबर को वाराणसी में कर रहे हैं, क्योंकि सोनी जी अभी बता रहे थे कि मोदी ओबीसी है मगर ओबीसी की गिनती ओबीसी नहीं कर रहा। तो जो ओबीसी की गिनती ओबीसी होकर नहीं कर रहा है, ऐसे ओबीसी को सबक सिखाना जरूरी है। तो सबक सिखाने के लिए नरेंद्र मोदी जी संसद गए तो वाराणसी से गए। अगर संसद में वाराणसी से गए तो सबक भी वाराणसी से सिखाया जाना जरूरी है। तो इसलिए प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का होने जा रहा है वो वाराणसी में रखा गया है, वहां से ही संदेश देने के लिए वो रखा गया है। तो साथियों, लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करने का, संगठित करने के लिए ये सघन कार्यक्रम चलाया जा रहा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा। इतना सघन कार्यक्रम, इतना ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत क्यों पड़ रही? इसलिए इतना ज्यादा सघन कार्यक्रम, इतना ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत पड़ रही है कि पिछड़े वर्ग के लोग जागृत नहीं। कम से कम भारत में कोई आदमी बोलता हो ना बोलता हो, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो डेली ये बात बोलता है कि आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। डेली बोलता हूं क्योंकि मेरे प्रोग्राम लगभग रोज रहते हैं। तो मैं डेली इस बात को बोलता हूं कि आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। हमारे लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता सुनने? हमारा आदमी कहता है हम बीडीसी मेंबर हैं, हम सरपंच हैं, कई सरपंच यहाँ नहीं उपस्थित, हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर हैं, हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, हम इतने बड़े हैं और पटेल भी बोलते हैं जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, पिछड़ों की नहीं हुई। इतनी जाति बेइज्जती पिछड़ों की कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मगर ये बात मैं रोज क्यों बोलता हूं? ये बात मैं रोज इसलिए बोलता हूं
कि कभी कभी जब आपके घर में गाड़ी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक खड़ी रहती है, उसको आप स्टार्ट नहीं करते हो, तो हो क्या जाता है? गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और जब गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो गाड़ी सेल्फ लगाने से स्टार्ट नहीं होती, फिर क्या करना पड़ता है? धक्का लगाना पड़ता है। तो जैसे गाड़ी को सेल्फ से जब स्टार्ट नहीं होती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो धक्का लगाना पड़ता है। और एक बार धक्का लगा दो तो गाड़ी में ही सिस्टम है, वो बैटरी को डिस्चार्ज करती रहती है और गाड़ी चलती रहती है। वैसे हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के जो दिमाग की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो गई है, तो उसको धक्का लगना चाहिए। अब धक्का लगने वाली बात बोला जाएगा तब धक्का लगेगा। अगर धक्का लगने वाली बात ना बोला जाए तो दिमाग की गाड़ी को धक्का कैसे लगेगा? गाड़ी को धक्का तो आप 10 लोग मिलके, 5 लोग मिलके लगा लोगे, लेकिन दिमाग की गाड़ी को धक्का कैसे लगाया जाए? तो दिमाग की गाड़ी को अगर धक्का लगाना है तो धक्का लगने वाली बात बोलना पड़ता है। तो जब मैं ये बात कहता हूं कि देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की गिनती हो रही है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है, तो सुनने वाला जो ओबीसी समाज का आदमी है, बैकवर्ड क्लास का आदमी है, उसके दिमाग को धक्का लगता है। जानवरों से भी गए गुजरे होंगे, कुत्तों से भी गए गुजरे होंगे, हिजड़ों से भी गए गुजरे होंगे। जब धक्का लगता है तब वो स्टार्ट होता है और फिर सोचना शुरू करता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा? नहीं तो मस्त है, हम तो सरपंच है, हम तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर हैं, हम तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, अपने खेत में पैदा करते हैं, अपना खाते हैं, किसी से लेते थोड़े ही है, देते हैं, लेते नहीं है। हम कैसे बैकवर्ड है? हमारा आदमी कहता है हम कैसे बैकवर्ड? हम खाते अपना है, कमाते अपना है, किसी का लेते थोड़े ही, देते हैं, लेते नहीं है। इसलिए उसको लगता है कि नहीं, हमारा तो हमारा सब कुछ है। पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन दिया ओबीसी को, संसद में और विधानसभा में दिया, क्योंकि ब्राह्मणों को पता है पंचायत चुनाव में जो जीत कर आता है उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में जो जीत कर जाता है उसको कानून बनाने का अधिकार है। कानून वहां से बनता है, जहां से कानून बनता है वहां आपको रोकने की व्यवस्था होती है, और जहां से कानून नहीं बनता है वहां बजट दे दिया, ताकि ओबीसी का जो लड़ने भिड़ने वाला आदमी है वो पंचायत तक ही रहे, बजट पैसा मिलेगा। क्योंकि पैसा है ना भाई, सरपंच में पैसा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पैसा है, तो आदमी सोचता है विधायक के लिए जनरल सीट पे लड़ना पड़ेगा, बड़ा पंगा का काम है। इतना पंगा होगी, बड़ी पार्टी से टिकट मिले तो जीतना है, नहीं तो जीतना भी मुश्किल है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इतना मेहनत क्यों किया जाए? इससे अच्छा बीडीसी बन लिया जाए, ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे, सरपंच बन जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर बन जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बन सकते हैं। तो ओबीसी के लोगों को इधर ही रोक कर रखा जाए, इसके लिए पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन दिया गया, ताकि जहां से कानून बनता है, कानून बनाने की सबसे ज्यादा ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ताकत है, लेकिन उतना ताकत नहीं है। सबसे ज्यादा ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे जाति आधारित जनगणना करना, इसकी ताकत किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास जनगणना की ताकत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कर सकती है, जनगणना नहीं कर सकती। अभी जब 25 मई को भारत बंद किया था हमने, तो भारत बंद हम लोगों ने किया तो नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी जी ने बिहार में फैसला किया कि हम जाति जनगणना करें। अब वो लोग बोल तो रहे थे जाति जनगणना करें, लेकिन कानूनी पेश ये था कि जनगणना करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या आदेश निकाला? जाति आधारित सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो। एक सर्वे है, एक जनगणना है, एक सर्वे है और एक जनगणना है। जनगणना अलग है, सर्वे अलग है। जनगणना हर 10 साल में जनगणना एक्ट के तहत
सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। आपके घर में भी जनगणना करने वाला कर्मचारी आता है और पूछता है, आपको जितना जानकारी चाहिए वो जानकारी पूछता है और वो जानकारी भर करके वो सरकार को देता है। इसको जनगणना बोलते हैं। ये हर 10 साल में होती है, हर 10 साल में होती है। मगर उस 10 साल में जो जनगणना होती है उसमें ओबीसी का डाटा कलेक्ट ओबीसी के नाम पर नहीं किया जाता। ओबीसी का डाटा उसमें कलेक्ट नहीं किया जाता है तो ओबीसी की गणना नहीं होती। ओबीसी की जनगणना न होने की वजह से ओबीसी को जो संख्या के अनुपात में तमाम क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो हिस्सेदारी ओबीसी के लोगों को नहीं मिल रही है। इतना ज्ञान ओबीसी के पास, इतनी जानकारी ओबीसी के पास है ही नहीं। अगर होगी तब लड़ेगा ना, है नहीं तो कैसे लड़ेगा? तो पहले उसको जानकारी देना पड़ेगा। तो ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जो अभियान चलाया, देश भर में अभियान चलाया, क्यों चलाया? पहले ओबीसी को जानकारी देना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या धोखा हो रहा है। जब एक बार पार्लियामेंट में महिला आरक्षण का मामला चल रहा था कि महिला आरक्षण के लिए कानून बनना चाहिए, तो तमाम ओबीसी के नेता खड़े हो गए पार्लियामेंट में और कहा तुम महिला आरक्षण के नाम पर केवल ब्राह्मणों की महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हो, ऐसे नहीं चलेगा। शेड्यूल कास्ट का जितना परसेंटेज है उतना परसेंटेज महिला आरक्षण में भी महिलाओं को मिले, शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को। आदिवासी का जितना परसेंटेज है उस परसेंटेज के हिसाब से महिला आरक्षण में उनकी महिलाओं को मिले और ओबीसी का जितना परसेंटेज है ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में ओबीसी की महिलाओं को भी महिला आरक्षण मिलना चाहिए। जब ये बात पिछड़े वर्ग के नेताओं ने उठाई तो वीरप्पा मोइली उस समय कानून मंत्री थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो वीरप्पा मोइली ने पार्लियामेंट में जवाब दिया और कहा आप लोग बात कर रहे हैं, बैकवर्ड कास्ट की तलाश के लोग बात कर रहे हो, तुम्हारे तो आंकड़े ही नहीं, तुमको कहां से आरक्षण दे दें? वीरप्पा मोइली जो कानून मंत्री थे उन्होंने कहा पिछड़े वर्ग के सांसदों को आप लोग बात कर रहे हैं, आपके तो आंकड़े ही नहीं है, गिनती ही नहीं होती, आपके आंकड़े नहीं, आपको आरक्षण कहां से दे देंगे? तो ये जानकारी हमारे लोगों के पास नहीं है कि जनगणना न होने की वजह से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। जब हमारे लोगों के पास ये आंकड़ा नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसके लिए लड़ाई कैसे लड़े? लड़ाई लड़ने के लिए जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जानकारी देने के लिए ये कर रहा है और धक्का लगेगा तो सोचेगा, इसलिए ये बात कर रहा हूं। कुछ जगह मैंने अपने ओबीसी के लोगों को पूछा कि दुनिया में कितने अजूबे हैं, तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने हमको बताया, पढ़े लिखे लोगों ने, कि दुनिया में पटेल जी 7 अजूबे हैं। हमने कहा 7 ही है, बोला 7 ही है। तो हमने कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या? मैं उनको कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या? बोला हम कोई अजूबे हैं और तुम तरफ देखे? हमने कहा दुनिया का 8वां अजूबा भारत का बैकवर्ड क्लास का आदमी, दुनिया का 8वां अजूबा भारत का बैकवर्ड क्लास का आदमी है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि हम जिस देश में रहते हैं वहां हमारी आबादी 52% है। 52% का जो आंकड़ा है वो 1931 की जनगणना का। अंग्रेजों को देश से हमने करे। अगर हमारे बाप दादा अंग्रेजों को भगाने के काम पर नहीं लगे हुए होते तो गांधी नेहरू की औकात नहीं थी अंग्रेजों को इस देश से भगा देते। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए कुर्बानी दिया। अंग्रेज चले गए और नेहरू ने जाति जनगणना को रोका। अंग्रेजों को हमने भगाया, अंग्रेज चले गए। अंग्रेज थे तो जाति जनगणना करते थे, अंग्रेज चले गए। सेंसस कमिश्नर ने नेहरू जी को पूछा कि नेहरू जी अब देश आजाद हो गए, अंग्रेज थे तो जाति जनगणना करते थे, अभी क्या करना है? कहा अब जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी, शेड्यूल कास्ट की होती है, शेड्यूल ट्राइब की होती है, ओबीसी की नहीं होती। नेहरू जी ने रोक दिया। नेहरू जी ने की वजह से आजादी नहीं मिली। आजादी बैकवर्ड क्लास के नेताओं की वजह से मिली। और गांधी जी ने एक जगह लिखा
कि अगर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिले होते तो मैं सफल नहीं होता। गांधी जी ने लिखा, अगर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिले होते तो मैं सफल नहीं होता। ये बात गांधी जी को हर समय याद थी, बस एक समय भूल गए। कब भूल गए? जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया, तब गांधी जी भूल गए कि अगर मुझे सरदार पटेल नहीं मिले होते तो मैं सफल नहीं होता। ये बात गांधी जी भूल गए और नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। चुनाव हो रहा था कांग्रेस महासमिति का, सारे राज्यों की जो कमेटियां थी वो सरदार पटेल के समर्थन में थी। गांधी जी ने नेहरू जी को पूछा कि नेहरू जी आपका तो कोई समर्थन कर नहीं रहा है, आपका क्या कहना है? नेहरू जी चुप रहे और गांधी जी सब समझ गए, क्योंकि गांधी जी नेहरू जी साथ ही रहते थे। तो कभी कभी जब बाबा साहब अम्बेडकर सवाल खड़ा करते थे या दूसरे लोग गांधी जी को सवाल पूछते थे तो गांधी जी मौन बरतते चले जाते थे। एक दिन 2 दिन मौन बरतते चले जाते। हाँ, उनको पानी चाहिए तो कागज पर लिखते थे 1 गिलास पानी चाहिए, ऐसे दिखाते थे, उनको पानी मिल जाता। तो गांधी जी मौन बरतते चले जाते थे। तो गांधी जी के साथ नेहरू जी रहते थे तो गांधी जी की चालाकी, गांधी जी का जो मौन का हथियार था उसका उपयोग नेहरू जी ने किया। जब गांधी जी ने सवाल पूछा कि नेहरू जी आपके समर्थन में तो लोग हैं नहीं, क्या कहना है आपका? नेहरू जी कुछ नहीं बोले, मगर गांधी जी सब समझ गए, क्योंकि मौन उनका ही हथियार था। तो गांधी जी नहीं समझते मौन को तो कौन समझता? तो गांधी जी समझ गए। तो गांधी जी ने जेबी कृपलानी जो मीटिंग की कार्यवाही कर रहे थे उनको कहा कि सरदार को पर्ची दे दो, सरदार अपना नाम वापस ले लो। तो जेबी कृपलानी ने पर्ची दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि सरदार अपना नाम वापस ले लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा जेबी कृपलानी पर्ची दे रहे हैं, मैं नाम वापस ले लूंगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा इसके पीछे गांधी जी है, ये लोगों को पता नहीं चलेगा। सरदार समझ रहे थे कि इसके पीछे गांधी जी है, मगर वो सोच रहे थे कि अगर कृपलानी की पर्ची देने से मैं नाम वापस ले लूंगा तो पता नहीं चलेगा इसके पीछे गांधी जी है। इसलिए सरदार ने वो पर्ची गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया। कृपलानी ने सरदार की तरफ बढ़ाया तो सरदार ने वो पर्ची गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी जी ने दोबारा से वो पर्ची कृपलानी को दिया और दोबारा से वो पर्ची वापस फिर सरदार के पास आ गई। तो लोगों को पता चल गया कि गांधी जी नहीं चाहते कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इस पर गांधी जी की बहुत आलोचना हुई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इस पर गांधी जी की आलोचना किया। और जब गांधी जी से ये बात पूछी गई कि आपने नेहरू को क्यों मारते, तो गांधी जी का जवाब था, नेहरू 2 नंबर का पद स्वीकार नहीं करते। गांधी जी का क्या जवाब था? नेहरू 2 नंबर का पद स्वीकार नहीं करते। अब इसको सोचो कि नेहरू 2 नंबर का पद क्यों स्वीकार नहीं करते। ये सोचो कि गांधी को ये पता था नेहरू 2 नंबर का पद स्वीकार नहीं करते, क्यों नहीं करते? सवाल ये है क्योंकि हमारे लोग 75 साल से कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, नहीं बनने दिया गया, नहीं बनने दिया गया। क्यों नहीं बनने दिया गया, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक मामला हल नहीं होगा। नहीं बनने दिया गया यहां तक समझने से धोखा हो जाता है। क्यों नहीं बनने दिया गया, जब ये समझ जाएंगे तब धोखे को रोक सकते हैं। तो ये समझना पड़ेगा क्यों नहीं बनने दिया गया। ये सवाल, क्या सरदार पटेल नेहरू से किसी मामले में कम थे? तो सरदार पटेल नेहरू से किसी मामले में कम नहीं थे। पढ़ाई लिखाई के मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर। उम्र में सरदार पटेल सीनियर थे। आजादी की लड़ाई में त्याग बलिदान समर्पण में सरदार पटेल ज्यादा थे। प्रशासनिक क्षमता के मामले में सरदार पटेल ज्यादा योग्य थे और उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए वो करके दिखा दिया कि हम ज्यादा योग्य हैं प्रशासनिक क्षमता के मामले में। खंड भारत को अखंड करने का काम किया। तो हर मामले में सरदार आगे थे, तो किस मामले में सरदार पीछे थे? सवाल ये खड़ा होता है। तो एक मामले में पीछे थे कि सरदार ब्राह्मण के घर नहीं पैदा हुए, किसान के घर पैदा हुए और नेहरू ब्राह्मण के घर पैदा हुए। इसकी वजह से नेहरू को पहला प्रधानमंत्री।
और गांधी जी यही बात कहना चाह रहे थे कि नेहरू दूसरे नंबर का पद स्वीकार नहीं करे। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था में नेहरू ऊपर है, दूसरे नंबर पे कैसे आएंगे? शूद्र पहले नंबर पे चला जाए, ब्राह्मण दूसरे नंबर पे कैसे होगा? ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए नेहरू दूसरे नंबर का पद स्वीकार नहीं करते, इसलिए मैंने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, ऐसा गांधी जी ने बयान दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर ये बात हमको समझ में आई हो, अगर ये बात हमको तब समझ में आई हो कि ब्राह्मणों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ धोखा किया, तो आज जो सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगाकर हमारा वोट लेकर गए, वो ले जा पाते? अगर ये बात तब समझ में आई होती तो जो लेके गए, क्योंकि हमारे लोगों ने कहा सरदार को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, तो बीजेपी वालों ने भी कहा सरदार को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि ये तो कांग्रेस के विरोध का मुद्दा था। बीजेपी वालों ने सोचा एक बार कांग्रेस ने इनका उपयोग कर लिया, एक बार हम कर लेते हैं। सरदार के नाम पर जब सरदार जीवित थे तो सरदार के साथ धोखा करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। अब सरदार नहीं है, सरदार के लोगों के साथ धोखा करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। क्या कहा? सरदार की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाएंगे। हमारे लोग खुश हो गए, मगर बीजेपी वालों ने सोचा हम प्रतिमा लगा भी दें और सरदार को मानने वाले हर आदमी को ये बात पता ना चले तो वोट नहीं मिलेगा, लगाने से क्या फायदा होगा? सरदार को मानने वाले हर आदमी को पता चलना चाहिए हम प्रतिमा लगा रहे हैं, तो उसके लिए इनकी भावनाएं जुड़नी चाहिए हमारी पार्टी के साथ में। तो क्या किया? घर घर से लोहा इकट्ठा करवाया। आपके यहाँ इकट्ठा करवाया था कि नहीं इकट्ठा करवाया? घर घर से लोहा इकट्ठा करवाया। हथिया, खुरपी, खुरपा, फावड़ा, कुदाल, जो मिल गया वो लेके गए। लोहे की कमी है क्या? लोहे की कमी नहीं है। आपको कैसे पता चलता है ये सरदार की मूर्ति लगा रहे हैं? आपको पता चलना चाहिए, इसके लिए तो आपसे लोहा लिया गया। तो लोहा नहीं लिया गया, वोट पक्का कर लिया गया। लोहा नहीं लिया गया, वोट पक्का कर लिया गया। और जब वोट पक्का हो गया, सरकार बन गई। जब सरकार बन गई, 3 कानून किसानों के खिलाफ आए। सरदार किसके नेता थे? किसानों के नेता थे। सरदार की मूर्ति बनाई और किसानों के खिलाफ 3 कानून। मूर्ति किसान नेता की बनाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और कानून किसके खिलाफ आए? किसानों के खिलाफ आए। किसान कह रहा हमको एमएसपी गारंटी दे दो। एमएसपी का क्या मतलब है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अधिकतम नहीं मांग रहे, न्यूनतम मांग रहे हैं। अधिकतम मांगते तो गलती करते, न्यूनतम मांग रहे हैं। न्यूनतम भी देने के लिए उन्हीं को कह रहे हैं तुम ही बता दो न्यूनतम क्या है। वो भी हम नहीं कह रहे हम बताएंगे न्यूनतम क्या है, तुम ही सरकार ही बता दे न्यूनतम क्या है। तो न्यूनतम फिक्स कर दे कि इतने पर कम से कम हमारा अनाज खरीदा जाए। नहीं करना है, सरकार नहीं करने है। इसलिए तो खेती किसानी घाटे का सौदा बना। किसान आत्महत्या देश भर में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो फसल पैदा कर रहे हैं उसका मूल्य मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन जब किसान से लिया जाता है तब उसका मूल्य नहीं है। किसान के हाथ से जब फसल निकल जाती है तब अगर वही किसान दोबारा खरीदना चाहे उसको, फिर उसको कई गुना ज्यादा रेट पर मिलेगा। इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि धोखा करने वाले कौन लोग हैं, तो उनसे सतर्क रहो। नहीं तो जब सरदार पटेल जीवित थे तब भी धोखा हुआ, आज नहीं है तब उनके नाम पर धोखा हो गया। और हमारे पुरखों की वजह से आजादी मिली और आजाद भारत में 75 साल में हमको रोना रोना पड़ रहा है कि जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। तो हम दुनिया के 8वें अजूबे से कम है। हमारी आबादी 52%, 52% मतलब आधे से 2% ज्यादा, आधे से 2% ज्यादा लोकतंत्र है। एक वोट सरपंच में जिसको ज्यादा मिल गया होगा वो जीत गया, एक वोट जिसको कम मिला वो हार गया। इतना संख्या का महत्व है लोकतंत्र में। और हमारा 50 से भी 2 ज्यादा है।
मगर हम गिनती नहीं करवा पा रहे, दुनिया के अजूबे नहीं है तो क्या है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया का 8वां अजूबा भारत का ओबीसी समाज का आदमी है, पिछड़े वर्ग का आदमी है। और ये अजूबा हम ज्यादा दिन तक बने नहीं रहना चाहते, ये भी आपको पता है। ये अजूबा हम ज्यादा दिन तक बने नहीं रहना चाहते, इसलिए ये कार्यक्रम चला है कि लोगों को जागृत किया जाए, लोगों को संगठित किया जाए और जागृत करके संगठित करके देश में बड़ी लड़ाई लड़ी जाए, ताकि जो हमारे हक अधिकार हमको नहीं मिले वो हक अधिकार केवल हम लेने लायक ना हो जाए, बल्कि हम सरकार चलाने लायक हो जाए और हक अधिकार देने वाले हो जाए। लेने वाले तो मांगने वाले तो देने वाले हो जाए। एक डिमांड है और एक कमांड है, एक डिमांड है और एक कमांड है। डिमांड केवल नहीं, कमांड की तैयारी चल रही है। डिमांड से काम है, देश हमारा है, संख्या हमारी ज्यादा है, लोकतंत्र है, तो हम डिमांड क्यों करते रहेंगे? कमांड करेंगे। डिमांड तो इसलिए कर रहे हैं, एक्सपोज किया है, जो हमारा समर्थन हमारा वोट लेकर गए हैं उनको एक्सपोज किया जाए, उनको नंगा किया जाए कि ये हमारा वोट लेकर के जाते हैं और काम नहीं करते। जब वो नंगे होंगे, हमारे लोगों को पता चलेगा, तब न सोचेंगे लड़ने वाले आदमी को बुलाया जाए। तो ये साथियों हम लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जाति आधारित गिनती इस देश का पहले नंबर का मुद्दा है और पिछड़े वर्ग के लिए मंडल कमीशन से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन से भी कई गुना बड़ा मुद्दा है ये जाति आधारित जनगणना का मुद्दा। ये अभी पिछड़े वर्ग के लोगों को उतना समझ में नहीं आता। जब ये हो जाएगी तब समझ में आ रहा क्या चमत्कार हो रहा है गिनती होने से। अभी तो वो समझ में उतना नहीं आ रहा है। तो ये जो जनगणना का मुद्दा है, जब हम लोग इसको उठा रहे हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो टीवी वाले क्या कह रहे हैं? इससे जातिवाद बढ़ेगा। अखबार वाले क्या कह रहे हैं? इससे जातिवाद बढ़ेगा, जाति का जहर घुल जाएगा। जैसे जाति तो है ही नहीं, गिनती हो जाएगी तो जहर घुल जाएगा। क्योंकि ओबीसी के लोग जागृत हो रहे हैं तो उनको गुमराह करने के लिए ये कहा जा रहा है। और जब अखबार वाले ऐसा आर्टिकल लिखते हैं, टीवी वाले ऐसा दिखाते हैं, तो हमारे जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, जेंटिलमैन, ज्यादा जेंटिलमैन है पढ़े लिखे हमारे जो लोग हैं, वो अखबार और टीवी की सुनते हैं, फिर चौराहे पर बैठते हैं, फिर अपने ही विरोध में बकवास करते हैं। टीवी और अखबार की बकवास सुनते हैं, कुछ बकवास ही आती है और कुछ तो आता है, उसका सुनते हैं, वही जानकारी होती है, फिर अपने लोगों के बीच में बैठते हैं, फिर अपने ही विरोध में बात करते हैं। तो इससे हमारे लोग भी काम पर लग जाते हैं। टीवी वाले हमारे ही विरोध में हमारे ही लोगों को काम पर लगा देते हैं। तो हमने देखा कि टीवी वाले प्रचार कर रहे हैं इससे जातिवाद बढ़ेगा, और हमारा आदमी क्या करेगा? जाति की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। हमारा भी बोलना शुरू कर दिया, जाति की बात कर रहे हैं। हमने कहा ये तो बीमारी बढ़ रही है, जो बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ रही है, इसको रोकना पड़ेगा। तो हमने विषय बनाया, इसमें विषय बनाया कि क्या जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है, क्या जाति आधारित जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। ये विषय क्यों बनाया? जो टीवी वाले प्रचार कर रहे हैं, जो अखबार वाले प्रचार कर रहे हैं, वो गलत जानकारी दे रहे हैं, तो सही जानकारी लोगों को दिया जाए, इसके लिए ये विषय बनाया। क्या जाति आधारित जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा जातिवाद? आप लोग इतने लोग इकट्ठा, जाति जाति के नाम पर कोई दंगा आपके गांव मोहल्ले में हुआ कभी? जाति के आधार पर कोई दंगा आज तक देश में नहीं। दंगा किस नाम पर हो रहा है? धर्म के नाम पर हो रहा है। और गिनती हर 10 साल बाद किस नाम पर हो रही है? धर्म के नाम पर हो रही है। दंगा किस नाम पर हो रहा है? धर्म के नाम पर हो रहा है। और गिनती किस नाम पर हो रही है? धर्म के नाम पर हो रही है। तो टीवी वालों को इतना समझ में नहीं आता कि जो दंगा बढ़ रहा है गिनती की वजह से बढ़ रहा है, इस पर रोक लगाया जाए। कोई टीवी वाला नहीं बोला, कोई अखबार वाला आर्टिकल नहीं लिखा। अगर टीवी वालों को इतना ज्ञान है कि जाति आधारित जनगणना होगी तो जातिवाद बढ़ेगा, तो इतना ज्ञान नहीं आया कि ये जो धर्म के आधार पर गिनती हो रही है
इसकी वजह से सामुदायिक दंगे हो रहे हैं। इतना ज्ञान तो पहले आ जाना चाहिए था, और इसकी रोक के लिए पहले आर्टिकल लिखना चाहिए था, पहले टीवी पर बोलना चाहिए था, मगर कोई नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जातिवाद बढ़ने का मामला नहीं है, जातिवाद खत्म होने का मामला है। बढ़ने का मामला है, ये खत्म होने का मामला है, बढ़ने का मामला नहीं। गिनती होगी तो खत्म होगा। क्यों खत्म होगा? अभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट सबका लोग ले रहे हैं, और सबका वोट लेकर के कुछ लोगों का कब्जा करवा दिया पार्लियामेंट। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है 79.2%, मतलब 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। मेरी रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार की रिपोर्ट है। और अगर ये भारत सरकार की रिपोर्ट है तो आप बताइए, 52% में 27% की ओबीसी का आरक्षण मांगे, 7.5% आदिवासी का आरक्षण मांगे, 15% शेड्यूल कास्ट का आरक्षण मांगे, 50% तो SC/ST ओबीसी होना चाहिए था। उधर आरक्षण से नहीं जाते तो 50% तो होना चाहिए था, 80% तो है। ये जातिवाद नहीं दिख रहा है, ये नहीं है जातिवाद, 80% वही। ये असली जातिवाद है। जिस दिन गिनती होगी इस जातिवाद से पर्दा हट जाएगा। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक जातिवाद पर पर्दा पड़ा रहेगा। तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है, वोट सब हमको दो, कब्जा हम अपनी बिरादरी का कराएंगे। ये चल रहा है ना। तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है, वोट सब हमको दो और कब्जा अपनी बिरादरी का कराए। प्रशासन में 80% कब्जा ब्राह्मणों का। अगर गिनती हो गई तो क्या होगा? सबसे पहला मोर्चा क्षत्रियों का निकलेगा, ठाकुरों का। तो क्या बोलेंगे यार सवर्ण के नाम पर तुम SC/ST OBC के खिलाफ हमको भड़काते रहे पंडित जी लोग, और हमारा हिस्सा भी डकार गए यार, तुम हमारा तो दे देते कम से कम। हमें तो सवर्ण कहा तो हमारा दे देते, मगर हमारा भी नहीं दे रहे हो, हमारा भी डकार गए। पहला मोर्चा क्षत्रियों का निकलेगा, दूसरा मोर्चा वैश्यों का निकलेगा। बोलेगा चंदा भाजपा को सबसे ज्यादा तो हम लोग देते हैं, ब्राह्मणों की पार्टी को, भाजपा कांग्रेस जो भी है, चंदा हम देते हैं, हमारा हिस्सा भी डकार गए तुम लोग। दूसरा वैश्यों का निकलेगा, ओबीसी का मोर्चा निकलेगा। बोलेगा हिंदू के नाम पर हमको कहते हो, तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हिंदू है, और हमारा हिस्सा सारा डकार गए तुम। ब्राह्मण जानते हैं कि ये जो जातिवाद हमने किया है, इससे जाति आधारित जनगणना हो गई, ये सारे आंकड़े देश और दुनिया के सामने आ जाएंगे। और जब ये सारे आंकड़े देश और दुनिया के सामने आ जाएंगे तो ब्राह्मणों की पोल खुल जाएगी। जो उन्होंने जातिवाद किया है, इससे जातिवाद खत्म होगा, बढ़ेगा नहीं। ये जो जातिवाद है ना, जो किया है, जो छुपाया हुआ है, ये खुल जाएगा। और खुल जाएगा, बीमारी जब ओपन हो जाती है तो उसका इलाज हो जाता है, और जब इलाज हो जाता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बीमारी छुपी रहे, किसी के शरीर के अंदर कैंसर है उसको पता नहीं चले, और थर्ड स्टेज निकल जाए, तो थर्ड स्टेज निकलने के बाद बचना मुश्किल है। अगर पहले स्टेज में पता चल जाए कैंसर है तो क्या होगा? ठीक हो जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेज निकलने के बाद ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। बीमारी अगर छुपी है, खतरा ज्यादा है। अगर बीमारी सामने आ जाए तो उसका इलाज हो जाएगा। ये छुपी हुई है, ब्राह्मणों ने बीमारी छुपा करके रखी हुई है धर्म के पीछे में, ये छुपी हुई है। ये जाति आधारित जनगणना से एक्सपोज हो जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। 75 साल में किसका ज्यादा विकास हुआ, किसका कम विकास हुआ, ये सामने आएगा। ओबीसी में लड़ाई, ओबीसी शेड्यूल कास्ट में लड़ाई है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में लड़ाई है। किस बात का? उसको ज्यादा मिल गया, हमको कम। किस बात की लड़ाई? उसको ज्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया। ब्राह्मण ओबीसी को ओबीसी से लड़ा रहे। अरे ये 2 जाति ज्यादा ले लिया और ये बाकी जातियों को नहीं लड़ा रहे। अगर जाति जनगणना हो जाए तो ये भी आंकड़े सामने आ जाएंगे कि वो 2 जाति को कितना मिल गया, क्या उनको संख्या के अनुपात को मिला है या नहीं मिला, ये भी सामने आ जाएगा। तो ये
सारी जो बीमारी है, अगर जाति जनगणना होती है तो ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि सही आंकड़े सामने आ जाए। हम लोग कौन सा किसका हिस्सा खाना चाहते हैं? हमको किसान के घर में पैदा हुए, जब हम छोटे थे तो घर में जब फसल आती थी तो पहले घर पर ही बनिया आता था फसल को खरीदने के लिए, तौल कर लेके जाता था। तो बाबा जी हमारे होते थे तो तौल में दे देते थे पहले उसको, और फिर कहते थे और दे दो। सारा तौल पूरी होने के बाद क्या कहते थे? और दे दो। क्यों और दे दो? हम किसी का हिस्सा खाना नहीं चाहते। तो हम तो किसान के घर में पैदा हुए, इतना तो जमीन है, ईमानदारी है कि हम किसी का हिस्सा खाना नहीं चाहते हैं। इसका जो हिस्सा है वो मिलना चाहिए, लेकिन हिस्सा तय कैसे होगा जब गिनती नहीं होगी? गिनती के बगैर हिस्सा तय कैसे किया जाए? गिनती होगी तो जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हिस्सा ये तय किया जा सकता है। 3.5% ब्राह्मण है, उनको भी 3.5% मिलना चाहिए। हम उसके भी विरोधी नहीं है, उनको भी 3.5 मिलना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण क्या चाहते? गिनती होगी तो जो इनका हिस्सा हमने डकारा हुआ है वो वापस हो जाए। ब्राह्मण को अपने हिस्से की चिंता नहीं है 3.5 की, क्योंकि हमको कह रहे 3.5 तुम्हारा तुमको मिलेगा भाई, उसके लिए कोई रोक नहीं है, क्योंकि हम लोग दूसरे का हिस्सा खाने वाले लोग नहीं है। इसलिए ईमानदारी से तुम्हारा 3.5 है तो 3.5 मिलेगा, और जिसकी जितना है उसको उतना मिलना चाहिए। लेकिन हमारा हिस्सा तुम क्यों खा के बैठे हो भाई? हमारा हिस्सा तुम खा के बैठे हो तो हमारा हिस्सा तो अगर हम जान गए हैं तुम खा के बैठे हो तो हम तो अपना हिस्सा लेके रहेंगे, अब तो नहीं छोड़ेंगे, अब तो लेकर रहेंगे। तो ये अपना हिस्सा लेने की लड़ाई नहीं। तो अभी मैं मीटिंग करके चला जाऊंगा तो कुछ लोग यहाँ कहेंगे अरे ब्राह्मणों को बहुत गाली देकर गए। कुछ लोग क्या कहेंगे? ब्राह्मणों को बहुत गाली देकर। अरे मैं गाली दिया भाई? कोई एक गाली दिया? एक भी गाली अभी तक दिया नहीं हो, क्योंकि गाली देने का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। ये तो हक हिस्से की लड़ाई है, गाली देने का कार्यक्रम नहीं है। जो वो कर रहे हैं वही बता रहे, वो जो कर रहे हैं जब वो हम बताते हैं तो ब्राह्मणों को सुनने में लगता है गाली पड़ रही है। गाली कहां से पड़ रही है? जो तुम कर रहे हो वो हम बता रहे हैं केवल। बस 3.5% लोगों ने 75-80% कब्जा किया हुआ है। आपने किया और हम बता रहे, आपने किया और हम बता रहे, हम गलत कैसे हो गए? आपने किया, आप गलत नहीं हो, और हम बता रहे हैं तो हम गलत हो गए। तो हमारे ही लोगों को वो भड़काने का काम करते हैं, हमारे जाने के बाद भड़काने का काम। ब्राह्मणों को गाली नहीं दे रहे हैं, जो कर रहे हो वही बता रहे। प्रशासन में 80% कब्जा मेरा आंकड़ा जो है भारत सरकार का आंकड़ा है। पार्लियामेंट आप देख लो, पार्लियामेंट में क्या? कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, यही में चल रहा पार्लियामेंट में। कांग्रेस रहे तो ब्राह्मणों का नहीं, बीजेपी रहे तो ब्राह्मणों का नहीं, दो की ही सरकार सेंटर में रहेगी। नेहरू ने रोका तो बीजेपी कांग्रेस की विरोधी है, तो जब अटल बिहारी की सरकार बनी तो अटल बिहारी को जनगणना करा लेना चाहिए था। भैया कांग्रेस ने रोका है, हम तो कराएंगे, हम कांग्रेस के विरोधी है। नहीं, इस पर बीजेपी भी वही है, कांग्रेस भी वही है, इस पर कोई किसी का विरोधी नहीं है। हमारे ओबीसी के अधिकार के लिए कोई किसी का विरोधी नहीं। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो उस समय बीजेपी भी विरोध में थी, और राजीव गांधी ने घंटे भर का भाषण पार्लियामेंट में किया मंडल कमीशन के विरोध में। तब बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, हमारे अधिकार का मामला है तो एक ही है, वैसे लड़ेगी, वैसे लड़ेगी आपको दिखाने के लिए। लेकिन जो हमारे अधिकार का मामला होगा तो एक है। इसलिए अटल बिहारी ने नहीं कराई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, बड़ा हंगामा हो गया देश में 2011 में। तो कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर पड़ा पार्लियामेंट बंद कर दिया बैकवर्ड क्लास के नेताओं ने। उस समय लालू यादव थे, रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, तमाम बैकवर्ड क्लास के नेता थे, उन्होंने बंद कर दिया पार्लियामेंट। अब इस पर जवाब देना मुश्किल हो गया कांग्रेस और बीजेपी दोनों को। अगर ओबीसी की गिनती करे तो खतरा है, ना करे तो ओबीसी विरोध में जाता है तो सरकार कैसे बनाएंगे तो खतरा है। तो उन्होंने सोचा
को कैसे टाला जाए। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और गिनती पर फैसला लेने के लिए जो गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स का ग्रुप बना उसका चेयरमैन प्रणब मुखर्जी नाम के ब्राह्मण को बनाया गया। और प्रणब मुखर्जी ने फैसला लिया, क्या फैसला लिया? जाति जनगणना के बजाय चुपके से सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का फैसला लिया, जिसका डाटा आज तक घोषित नहीं किया, आज तक उसका डाटा घोषित नहीं किया गया। और फिर कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर अन्ना हजारे को महाराष्ट्र से उठाया और दिल्ली के रामलीला मैदान में पटक दिया। बाबा रामदेव को हरियाणा से उठाया और वहां पटक दिया। 1 सितंबर 2011 को हम लोग जाति आधारित जनगणना की रैली दिल्ली में रामलीला मैदान में रखे हुए थे। अन्ना हजारे पहले से मौजूद थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। और टीवी वाले अखबार वाले प्रचार कर रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र के बाद धरती पर पहला ईमानदार आदमी अगर कोई पैदा हो गया है तो अन्ना हजारे है। और अन्ना हजारे ऊपर चले जाएंगे मगर रामलीला मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे तब तक जब तक जन लोकपाल बिल नहीं आ जाए। तो उस समय जो अपने लोगों को कहते थे चलो दिल्ली 2011 में 22 में 10 साल हो गए, गिनती का मामला है। बैकवर्ड क्लास के लोग क्या कहते थे? अभी ज्यादा कुछ जागृत हो गए, पहले इतने भी जागृत नहीं थे गिनती के बारे में। तो क्या कहते थे? अरे पटेल जी बेचारा अन्ना हजारे वो जान देने को तैयार है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, पहले उसकी जान बचा लेते हैं, बाद में तुम्हारा गिनती का मामला देख लेंगे। वो गिनती का मामला हमारा मामला समझते थे, कहते तो बाद में तुम्हारा गिनती का मामला देख लेंगे। वो अपना मामला नहीं समझते थे, हमारा मामला समझते थे। तो 1 सितंबर 2011 को दिल्ली में हम लोगों की रैली थी। अन्ना हजारे वहां मौजूद थे। तो हमारे लोगों ने अन्ना हजारे को कहा केजरीवाल को, केजरीवाल अन्ना हजारे की व्यवस्था में लगे थे। ये ग्राउंड में तो 1 सितंबर तो हमारे लिए है, आप लोग इस पर कब्जा किए हो। केजरीवाल ने कहा कागज है, उसको कागज दिखा, तो कागज देखा तो कागज तो सही है, आपके नाम से बुक है तो बुक है। कहा अच्छा ऐसा करते हैं, अन्ना जी की कुटिया इधर रहने देते हैं और हम भीड़ लेकर के जंतर मंतर पर चले जाए। तो ठीक है, अन्ना जी को हम लोग अनुरोध करेंगे कि हमारे मंच पर आए और 2 मिनट जाति आधारित जनगणना के बारे में बोले। वो भी बैकवर्ड क्लासेस के हैं तो आके बोले, उनकी भी गिनती नहीं होती है। ये कहने के बाद केजरीवाल को लगा जिस मुद्दे को दबाने के लिए इतना बड़ा नौटंकी हम लोग फैला रहे हैं, अगर अन्ना यहाँ रह गए और टीवी वाले पूछेंगे अन्ना की जाति जनगणना पर आपका क्या कहना है, तो फिर तो जो मुद्दा हम दबाना चाहते हैं अपने आप ही मुद्दा हाईलाइट हो जाएगा, खतरा पैदा हो जाएगा। तो कुटिया भी उठा करके अन्ना हजारे की केजरीवाल लेके चले गए, अन्ना हजारे को भी लेके चले गए। 1 सितंबर 2011 को हम लोगों ने बड़ी रैली किया वहाँ। शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी और कई नेता उसमें जो जाति आधारित जनगणना की लड़ाई लड़ रहे थे वो सब उसमें शामिल हुए थे उस समय। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा मुद्दा चर्चा में नहीं आना चाहिए, इतना व्यवस्था करते हैं केवल अधिकार मिले इतना ना, हमारा मुद्दा चर्चा में नहीं आना चाहिए, इतना व्यवस्था करते हैं। और बीजेपी और कांग्रेस से मिलकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को हवा दिया और जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को दबाने का काम किया। मैंने तो उसी समय कहा कि जिस दिन जाति जनगणना का मुद्दा दब गया, अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो गए। अभी दिखाई दे रहे हैं, पता चल रहा है अन्ना हजारे का कहाँ है? आप लोगों को पता है? अखबार में कोई खबर छपती है? टीवी पर अन्ना हजारे का चेहरा आता नहीं आता? उसी समय आ रहा था जब हम लोग जाति जनगणना की लड़ाई कर रहे थे, तब अन्ना हजारे का बाबा रामदेव लड़की के कपड़े पहनकर कूद कर भागे। लालू जी ने कहा ये सारा योग पता था, ये कूद योग किसी को नहीं सिखाते हुए खुद ही क्यों जानते हो? कूद योग कहा किसी के लिए लड़की के कपड़े पहन करके भागने वाला कूद कर। तो ये मुद्दा हमारा दबाने का सारा कार्यक्रम था। आज अन्ना हजारे का कोई आता पता नहीं है। इतना बड़ा मामला ये जाति आधारित जनगणना का मामला है। और फिर उस मुद्दे को भुनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रचारित किया, हम पिछड़े वक्त ओबीसी, क्योंकि ओबीसी का मुद्दा गर्म था।
तो ओबीसी में थोड़ा चेतना आई थी ओबीसी के नाम पर, तो उसको कैश किया जाए। तो आरएसएस के लोगों ने एक ओबीसी का चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर सामने, ओबीसी का चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर सामने किया। ओबीसी को लगा हमारा आदमी। मोदी ने खुद कहा मैं नीच जाति का, पिछड़ी जाति का, इसलिए मेरा अपमान होता है, और भावनात्मक कर दिया। अरे इसका अपमान हो रहा है, इसको सपोर्ट करो, प्रधानमंत्री बना दिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति करो। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, बजट में एक नया नहीं दिया। और जब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, या तो 2021 की जनगणना में केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कर ले, या तो जो 2011 के आंकड़े हैं सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के, उसको दे दे हमको, ताकि हम योजना बनाए ओबीसी के लिए अपने राज्य में। तो नरेंद्र मोदी ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, ना हम आंकड़े देंगे और ना ही हम जनगणना करेंगे, ना जनगणना करेंगे 2021 में, और ना ही 2011 की जो सर्वे हुआ था उसका आंकड़ा देंगे, दोनों काम नहीं करेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया। और उसमें एक बात ये भी कहा कि इससे ये लोग संख्या के अनुपात में मांग करें, मतलब ये नहीं डर है कि हम मांग करेंगे संख्या के अनुपात में, तो दूसरे का मांग रहे क्या, अपना मांग रहे हैं ना, अपना हक मांग रहे हैं, दूसरे का तो मांग नहीं रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी होकर ओबीसी के खिलाफ में काम कर। मोदी जी का एक बयान आया कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर हमें शर्म महसूस हो। बड़ा होगा तो मैंने कहा मोदी जी ने शर्म महसूस होने लायक कोई काम किया हो या ना किया हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात के लिए मोदी जी को जरूर शर्म महसूस होगी। किस बात के लिए? नरेंद्र मोदी ओबीसी, अब देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। देश में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री है और पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है, हिजड़ों की गिनती हो रही है। इसके लिए मोदी जी को जरूर शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। हमारी तरफ कहावत है, चुल्लू भर पानी में डूबने वाली तायनात की तरफ ये कहावत हो, तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि मैं ओबीसी देश का प्रधानमंत्री, इसके बावजूद अपने समाज की गिनती नहीं कर पाया। इसलिए मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी मुख नहीं मुखौटा, क्योंकि अगर मोहन भागवत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता, किसी पंडित के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता, मैं कोई वोट देता नहीं देता। तो मुखौटा लगाया नरेंद्र मोदी का, पंडितों ने मुखौटा लगाया नरेंद्र मोदी। अब हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी दिखते, पीछे से काम करने वाले दूसरे लोग, मगर चेहरा सामने, मुखौटा नरेंद्र मोदी का सामने है। तो नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगा करके हमारा सारा सत्यानाश किया जा रहा है। जब ये मुद्दे हम लोगों ने उठाए कि पीछे से सरकार आरएसएस के लोग चला रहे हैं, तो मोहन भागवत ने बयान दिया और मोहन भागवत ने कहा कि हम सरकार के डे टू डे के काम में कोई दखलंदाजी, कोई हस्तक्षेप नहीं करते। क्या कहा मोहन भागवत ने? सरकार के डे टू डे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। तो डे टू डे के काम में नहीं करते हैं मतलब कभी कभी करते हैं। ये सेंटेंस क्या है? हम सरकार के डे टू डे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब सरकार के रोज रोज के काम में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। रोज रोज नहीं करते हैं मगर कभी कभी करते हैं। इसका दूसरा मतलब ये होता है, तो कब करते हैं? जब ओबीसी के आरक्षण का मामला हो, ओबीसी की गिनती का मामला हो, शेड्यूल कास्ट का कोई मामला हो, शेड्यूल ट्राइब का कोई मामला हो, माइनॉरिटी का कोई मामला हो, जब ऐसा कोई मामला होता है तो हस्तक्षेप करते हैं, रोज रोज नहीं करते। तो जो बात हम लोग कह रहे थे, ये बात मोहन भागवत ने भी एडमिट कर लिया और स्वीकार कर लिया कि कभी कभी इंटरफेयर हम करते हैं, ये स्वीकार कर लिया। तो ये बात प्रमाणित हो गई कि सरकार पीछे से आरएसएस के लोग चला रहे हैं।
वरना कोई ओबीसी का आदमी ओबीसी के खिलाफ में काम क्यों करे? हम जो है, अगर हमको कोई दबाव नहीं है तो हम अपने ही विरोध में काम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई न कोई दबाव काम कर रहा है, और वो दबाव जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, जनता ने बाद में बनाया, आरएसएस ने पहले घोषित किया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। ये किसने घोषित किया? आरएसएस ने घोषित किया। जिन लोगों ने घोषित किया पहले, जिन लोगों ने घोषित किया, उनका दबाव नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, इसलिए वो पिछड़े वर्ग के फेवर में कोई फैसले नहीं ले रहे हैं। चुनाव में वोट लेते हैं पिछड़े वर्ग के नाम पर, फैसले नहीं लेते। पिछड़े वर्ग की समस्या, पिछड़े वर्ग को ब्राह्मणों ने 24 घंटे और 365 दिन का रोजगार गारंटी दे दिया। आप कहेंगे इतने हमारे बेरोजगार हैं, आप कह रहे हो रोजगार गारंटी दे दिया। रोजगार गारंटी स्कीम पिछड़े वर्ग के लिए लागू है। 24 घंटे 365 दिन। कौन सी रोजगार गारंटी स्कीम है? मुसलमान से लड़ना, एक सूत्रीय कार्यक्रम। क्या है? मुसलमान से लड़ना। अगर पिछड़े वर्ग का आदमी मुसलमान से लड़ेगा तो अपनी लड़ाई कब लड़ेगा? जब 25 मई को हम लोगों ने जाति जनगणना के लिए भारत बंद का ऐलान किया, पहले मुद्दा शुरू हुआ दक्षिण भारत से हिजाब का। कितने दिन से मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं? अच्छा, कपड़ा हम यहाँ तक पहनेंगे या यहाँ तक पहनेंगे, इसका क्या मतलब? ये हम न तय करेंगे। हाफ शर्ट पहनेंगे या फुल शर्ट पहनेंगे, कौन तय करेगा? पहनने वाला न तय करेगा। हम सफेद पहनेंगे कि लाल पहनेंगे, कौन तय करेगा? ये तो संविधान में आ जाएगी। इतना दिन से मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन रही थी, कोई विवाद नहीं था। हमने भारत बंद घोषित किया, विवाद हो गया। क्यों? ओबीसी के लोगों का दिमाग उधर डाइवर्ट किया जाए, कहीं गिनती की तरफ उनका दिमाग तो नहीं आ रहा, इसलिए उधर डाइवर्ट किया जाए। हिजाब वाले ने, मुसलमानों ने कोई प्रक्रिया नहीं किया तो उनको लगा ब्राह्मणों को इससे काम बन नहीं रहा है, तो अजान का प्रकरण शुरू किया कि अजान बजती है माइक पर, तो आज से बज रही है, पता नहीं कब से बज रही। भारत बंद खत्म हो गया, अजान का प्रकरण खत्म हो गया। भारत बंद था तो अजान का प्रकरण था, भारत बंद खत्म हो गया, अजान का प्रकरण खत्म हो गया। अजान का विवाद पहले नहीं था, अब भी नहीं है। जब भारत बंद ओबीसी का घोषित किया तभी अजान का विवाद पैदा हो गया। और ओबीसी के लोग जो बजरंग दल में थे, उनको कहा जहां जहां अजान बजती है वहां जाओ और हनुमान चालीसा बजाओ। क्यों? ताकि टकराव पैदा हो। टकराव पैदा होगा तो हिंदू मुसलमान का विवाद पैदा होगा। हिंदू मुसलमान का विवाद पैदा होगा तो मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगी। तो जो ओबीसी जाति आधारित जनगणना की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए, वो ओबीसी हिंदू मुस्लिम विवाद की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ये जानबूझकर साजिश के तहत किया गया। इससे काम नहीं बना तो काशी का मामला उठाया, फिर मथुरा का मामला उठाया, और इन सब के बावजूद भी भारत बंद काफी हद तक प्रभावशाली हो गया। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए नूपुर शर्मा से मोहम्मद साहब के ऊपर बयान दिलवा, क्योंकि वो इतना सब कर रहे थे, मुसलमान कुछ बोल नहीं रहे थे। अब उनकी समस्या है, जब तक मुसलमान सड़क पे ना उतरे तब तक SC/ST ओबीसी को उकसाना संभव नहीं होता है। तो उन्होंने सोचा अब इतना मामला उठाया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अब मोहम्मद साहब को ही टारगेट कर ले। तो मोहम्मद साहब के ऊपर नूपुर शर्मा से जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, उससे बयान दिलवाया, और कोई कार्यवाही नूपुर शर्मा के खिलाफ नहीं किया। कब तक नहीं किया? जब तक मामला इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंच गया, तब तक कोई कार्यवाही नहीं। मतलब हमारी गिनती का मुद्दा दबाने के लिए वो भारत की गिनती पूरी दुनिया में करवा है। गिनती का मुद्दा दबाने के लिए भारत की गिनती पूरी दुनिया में कराने का काम वो लोग कर रहे हैं। और जब नूपुर शर्मा का मामला उठाया, क्योंकि मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ मामला था, ज्यादा भावनात्मक मामला था, तो मुसलमान सड़क पर आ गए। तो कहीं कोई हत्या, कोई दंगा ऐसा नहीं हो, मगर टीवी वालों ने उसको बढ़ा चढ़ाकर इतना दिखाया ताकि जाति आधारित गिनती के मुद्दे को दबाया जा सके। यही बात जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तब भी हुई थी। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया था। 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया और 27% में क्रिमिनल लगा दिया गया।
क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। जो ओबीसी सक्षम है अपने बच्चे को पढ़ाने में तो क्रीमी लेयर हो, जो पढ़ाने में सक्षम नहीं है, पढ़ा नहीं पाएगा तो आरक्षण कहां से देगा? आरक्षण ऊपर से खत्म, नीचे से। इतनी बड़ी साजिश अगर समझ में आती ओबीसी को तो दिल्ली जाता, संसद भवन गया। ब्राह्मणों ने सोचा अगर समझ में आ गया तो संसद भवन घेर लेगा। कितनी संख्या है इसकी? 52%। अगर ये संसद भवन घेर लेगा तो जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। घेरने नहीं देना, इसकी दिशा को डाइवर्ट करना। मोबाइल डाइवर्ट होती है ना, मान लो आप हमको कॉल कर रहे हैं और हमने डाइवर्ट कर दिया है पटेल जी के ऊपर, नेताजी के ऊपर, तो आप कॉल हमको कर रहे हो, फोन इनको जाएगा, घंटी इनको बजे, क्योंकि हमने अपनी कॉल इन पर डाइवर्ट कर दिया। वैसे मामला चल रहा था मंडल कमीशन का, तो लड़ाई जाती संसद भवन की, भाई हमको 5227 क्यों दिए? जब शेड्यूल कास्ट का जितना है उतना मिला, शेड्यूल ट्राइब का जितना है उतना मिला, तो ओबीसी की जितनी संख्या उतना क्यों नहीं दिया? और शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर नहीं है, शेड्यूल ट्राइब को क्रीमी लेयर नहीं है, संविधान में क्रीमी लेयर नहीं है, तो हमारे ऊपर क्रीमी लेयर क्यों लगाया? और मंडल ने इतनी सिफारिशें किया, केवल एक ही क्यों लागू किया, बाकी क्यों लागू नहीं किया? तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के ओबीसी सड़क पर आ सकता था। तो उस काल को डाइवर्ट किया, जो मंडल की काल थी उसको डाइवर्ट किया, कमंडल की तरफ डाइवर्ट किया। विनय कटिया, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवेज तोगड़िया, रितंबरा, ऐसे तमाम ओबीसी के नेताओं को फ्रंट पे लाया। और क्या कहा? वो ओबीसी के घर मोहल्ले में आना शुरू हो गए। और क्या बोले? अयोध्या में जहाँ राम जी पैदा हुए थे वहां राम जी का मंदिर हम लोग बनाना चाह रहे हैं। हमारे ओबीसी के लोग मंदिर के लिए तो चंदा लेते ही रहते, तो हमारे ओबीसी के लोगों ने उनको कहा कि अच्छा आप मंदिर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चंदा कितना चाहिए बता दो, दे देते, क्योंकि हम तो मंदिर के लिए हमारे लोग चंदा देते ही रहते। बोला कितना चंदा चाहिए? दे देते। कहा चंदे का मामला नहीं है, काफिर का मामला है, चंदा देंगे तब तो मंदिर बनेगा। कहा मामला वो नहीं है, जहाँ राम जी पैदा हुए थे वहां मस्जिद है, अब वो मस्जिद गिराने के बगैर मंदिर कैसे बनेगा? मंदिर बनाना है वहां तो मस्जिद गिराना पड़ेगा, तो मस्जिद गिराने के लिए अयोध्या चलना पड़ेगा। तो जिनको दिल्ली की दिशा इनकी थी उनकी दिशा अयोध्या की हो गई। मैं उधर नहीं रहने वाला हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जिनकी दिशा दिल्ली की थी उनकी दिशा अयोध्या की हो गई। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया और 6 दिसंबर 1992 को, मतलब लगभग 20 दिन में बाबरी मस्जिद गिरा दी। और जो मंडल का मामला था वो हवा में उड़ गया और कमंडल का मामला चर्चा में आ गया कि मस्जिद किसने गिराई, मंदिर कब बनेगा, ये सारा चर्चा शुरू हो गया। ओबीसी को क्या मिला क्या नहीं मिला, मंडल जब लागू हुआ तब भी पता नहीं था और आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो आरक्षण के लिए तहसीलदार की ऑफिस में जाते हैं, वो सर्टिफिकेट दे देता है, वो लगाकर आरक्षण ले लेते। मैंने पढ़े लिखे ओबीसी के लोगों से पूछा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या? बोला नहीं पढ़ा। मैंने कहा कठिन सवाल पूछ लिया, अच्छा देखा है क्या? बोला देखा भी नहीं। तो तब भी नहीं पता चला, अब भी नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया। तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट बनाया गया है कि ओबीसी की वास्तविक लड़ाई और वास्तविक मुद्दों से ओबीसी को भटकाने के लिए ब्राह्मण, हिंदू और मुसलमान के विवाद खड़े करते। अच्छा आप बताओ, तो प्रचार कर रहे मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। तो हमने पूछा अपने ओबीसी के लोगों को, कुछ बजरंग दल में काम कर रहे थे, उनको पूछा, तो लोग हल्ला कर रहे हो कब्जा हो जाएगा। 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बना क्या? तो हमको देखने लगे, हमने उनको सवाल पूछा और हमको देखने लगे। इतना ज्ञान होता तो बजरंग दल में क्यों हो गए? इतना ज्ञान ही नहीं है, देश में कौन कौन प्रधानमंत्री बना ये पता ही नहीं है, इसलिए तो बजरंग दल में। तो हमको देखने लगे, तो हमने कहा गूगल पे सर्च करो कौन कौन प्रधानमंत्री बना आजादी के बाद। सर्च किया, हमने कहा कोई मुसलमान है उसने? कहा एक। दूसरा सवाल, कोई बनने की लाइन में है, तुमको दिख रहा तो मुसलमान बन जाए? कहा वो तो कोई नहीं।
हमने कहा कांग्रेस और बीजेपी ये दो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, तीसरा कोई मुसलमान की पार्टी ऐसी दिख रही है जो अपनी सरकार दिल्ली में बनाए, बोला वो भी नहीं। हमने कहा तुमको जानकारी है प्रशासन में 80% ब्राह्मणों का कब्जा है और मुसलमान 1% भी नहीं है, बोला ये तो जानकारी नहीं। हमने कहा ये तो कार्मिक मंत्रालय कहा है भारत सरकार। हमने कहा तुमको क्या ये जानकारी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ना मुसलमान है ना हम है, क्योंकि वहां जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। सबसे बड़ा घोटाला तो वहां चल रहा है, जज ही जज की नियुक्ति करते। और जब जज ही जज की नियुक्ति करते, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही आर्डर किया कि हम ही जजों की नियुक्ति करेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद ही जजों ने आर्डर किया कि हम ही जज की नियुक्ति करेंगे। तो कौन नियुक्ति करे? जब मिश्रा जी नियुक्ति करेंगे तो दुबे जी फोन करते हैं मिश्रा जी, मिश्रा जी दुबे जी बोल रहा हो, दुबे जी मिश्रा जी कहते हैं हाँ दुबे जी बोलिए। नहीं नहीं आप कॉलेजियम में हैं, आप भर्ती करने वाले हैं, जज बनाने वाले हैं, तो ऐसा है मेरा एक भतीजा है मिश्रा जी, उसको देख लेना। तो मिश्रा जी कहते हैं दुबे जी आपके भतीजे को नहीं देखेंगे, किसके भतीजे को देखेंगे, नाम पता हो जाएगा। तो मिश्रा जी ने दुबे जी के भतीजे को हाई कोर्ट का जज बना दिया, तो कुछ दिन में वो प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा। फिर दुबे जी का नियुक्ति करने का मामला आया तो मिश्रा जी का टेलीफोन दुबे जी को आता है, दुबे जी मिश्रा जी बोल रहे हैं, आपको याद है कि नहीं याद है आपने हमको टेलीफोन किया था भतीजे के लिए? नहीं नहीं मिश्रा जी आपको कैसे भूल सकते हैं? तो दुबे जी हमारा भी एक भांजा है, थोड़ा आप भी देख लेना। तो दुबे जी कहते हैं मिश्रा जी आपका तो एहसान है हमारे ऊपर, कैसे नहीं देखेंगे? तो मिश्रा जी ने दुबे जी के भतीजे को जज बना दिया और दुबे जी ने मिश्रा जी के भांजे को जज बना दिया। तो भतीजा और भांजा दुबे जी और मिश्रा जी का जज बन गया, वो हाई कोर्ट में जज बन गया और फिर प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ना हम हैं ना मुसलमान है, इसलिए हमारे लोग हाई कोर्ट जाते हैं आरक्षण का केस लेकर के। वो जितनी बार आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट जाते हैं उतनी बार वो आरक्षण को कमजोर करने वाला डिसीजन लेते, क्योंकि वहां वो बैठे वो आरक्षण को कमजोर करने वाला डिसीजन लेते। जहां से कानून पर अमल होता है वहां उनका कब्जा, जहां से न्याय मिलता है वहां उनका कब्जा। मीडिया के बारे में मैं कुछ कहूँ ऐसा मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है अभी मीडिया की बहुत ज्यादा बेइज्जती देश में हो चुकी है। तो आप लोगों को भी जानकारी होगी कि आजकल बीजेपी वालों को अपना प्रवक्ता भेजने की जरूरत टीवी चैनल पर नहीं है, एंकर ही बीजेपी का प्रवक्ता होता है, वही बोलता है बीजेपी की तरफ से। कोई कायदे के आदमी को बुलाते नहीं डिबेट में, और अगर कोई पहुंच गया अच्छा आदमी तो उसको बोलने ही नहीं देते, खुद ही एंकर चिल्लाता रहेगा, जो सही बात बोलेगा उसके ऊपर और ज्यादा चिल्लाकर उसको चुप कराएगा। मीडिया पर भी उनका कब्जा। बैकवर्ड के कितने चैनल है? कोई नहीं। शेड्यूल कास्ट के कितने चैनल है? नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के, अरे जो बैकवर्ड के नहीं है, शेड्यूल कास्ट के नहीं, शेड्यूल ट्राइब के जंगलों में रहते, उनके कहां से चैनल हो जाए? माइनॉरिटी। तो जहां से देश चल रहा है वहां ब्राह्मणों ने अकेले कब्जा किया है और हमें समझा रहे हैं नहीं मुसलमानों से लड़ाई। मुसलमान पहले मुसलमान को जीरो किया। अटल बिहारी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो सीनियर मोस्ट अधिकारियों को बुलाया और पूछा हम मुसलमानों के खिलाफ क्या कर सकते हैं? सीनियर मोस्ट अधिकारियों ने अटल जी को बताया आप कुछ नहीं कर सकते। कहा कुछ नहीं कर सकते क्या मतलब है? कहा देखिए ऐसा है, जब अंग्रेज थे तो 35% मुसलमान प्रशासन में हुआ करते, लेकिन अब 1% के आसपास आ गए। इतना तो कांग्रेस नहीं कर दिया। मुसलमानों को 35% से नीचे लाकर 1% तक तो कांग्रेस ने पहुंचा दिया। जब 1% कांग्रेस ने पहुंचा दिया है तो आप इसके नीचे कहां ले जाओगे? और अगर इसके नीचे ले जाओगे तो खाड़ी देशों में फेल देना पड़ता है। वो इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम देश है, अगर कोई मुस्लिम अधिकारी जाता है तो थोड़ा उसको अच्छा लगता है, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, तो इसलिए 1-आधा% तो जैसे खाने में टेस्ट नहीं आता तो हरी मिर्ची खा लेता है। खाने में जब टेस्ट नहीं आता तो एक हरी मिर्ची ले आओ तो कम से कम इतना तो रखना पड़ेगा। चटनी अचार खाने की थाली में जितना चटनी अचार होता है उतना तो रखना पड़ेगा, उतना ही बचे हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते। पहले मुसलमान को जीरो किया, हम लोगों को भी जीरो किया, अब जीरो को जीरो से बढ़ाया।
जीरो को जीरो से गुणा करो कितना होता है? जीरो होगा ना। अच्छा, बड़ी से बड़ी संख्या को जीरो से गुणा करो तो कितना होगा? जीरो होगा। तो अगर जीरो से लड़ोगे तो जीरो ही होगा। पिछड़े वर्ग के लोग जीरो से लड़ रहे हैं, इसलिए जीरो जीरो से लड़ रहे हैं, वो लड़ा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। जीरो से लड़ रहे हैं तो जीरो हो गए। अगर कुछ पाना है तो जिसके पास है उससे लड़ो ना, जिसके पास है उससे लड़ो। देश में लोकतंत्र है। हमारे ओबीसी के लोग कहते रहते डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, सबसे बड़ा काम तो ये दे दिया, वोट का अधिकार दे दिया सबको। नहीं तो हम टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी कहते थे कि जिनका इनकम टैक्स जमा होता और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, कहा हमारे लोग कहाँ इनकम टैक्स देते हैं। तुम लोगों ने कहा हम लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया था, जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, तो इससे काम नहीं चलेगा, सबको वोट का अधिकार होना। कहा वोट कैसे डालेंगे, अनपढ़ लोग हैं तुम्हारे। कहा कुदाल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, हल बैल चलाते हैं। गांधी जी उसको चुनाव चिन्ह बना दो, देख के वोट दे देंगे। पढ़े नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे, देख के तो चिन्ह पहचान जाएंगे, तो देख के वोट दे देंगे। तो मताधिकार जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, आज ओबीसी के लोग सरपंच हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हो रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? एडल्ट फ्रेंचाइज है, वयस्क मताधिकार है। और तब लंदन में भी नहीं लागू था जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू करने का काम किया। तब ब्रिटेन में भी एडल्ट फ्रेंचाइज लागू नहीं था। और जब ब्रिटेन में सरकार ने मन बनाया एडल्ट फ्रेंचाइज लागू करने के लिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर को एक्सपर्ट के तौर पर लंदन में वयस्क मताधिकार कैसे लागू किया जाए, इसके लिए एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी कमेटी में देने का काम किया। तो ये इतना बड़ा जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसकी वजह से आज हमारे पास में केवल अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का ये अधिकार नहीं है, बल्कि इस देश में शासक बनने का और अपना अधिकार लेने के साथ साथ सबके साथ न्याय करने का, सबको अधिकार देने का भी अधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से आज हमारे पास में है, वयस्क अधिकार की वजह से हमारे पास में है। ये बात हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। तो ये जो मामला है, हमारी लड़ाई को डाइवर्ट करने का काम वो लोग बार बार करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को ये विषय बनाना पड़ा कि ये जो हमारी लड़ाई है वो हमें ही लड़ना पड़े। हम अपनी लड़ाई लड़ते नहीं, हम दूसरों की लड़ाई लड़ जाते। हमारी लड़ाई हम ही लड़े। क्योंकि जब गांधी कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है तो क्या हुआ, कांग्रेसियों ने ओबीसी के लोगों को समझाया। तब जब काऊ महाराज चले गए, तब जब तक काऊ महाराज थे तब तक कांग्रेसियों की दाल नहीं जल रही। क्योंकि तिलक कहते थे आजादी की लड़ाई में शामिल होना है, तिलक कहते थे आजादी की लड़ाई में शामिल होना है। तो काऊ महाराज क्या कहते थे, तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ गलत व्यवहार करते हो, कल तुम्हारा राज आएगा, अंग्रेज आएंगे, हमारे साथ क्या करोगे, मैं नहीं आता। तो साहब महाराज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते। तो तिलक क्या कहते थे, कांग्रेस वाले क्या कहते थे, ये राजद्रोही या राजभक्त नहीं। जब बाबा साहब अपने अधिकार की बात करते थे तब कांग्रेस वाले क्या कहते थे, ये राजभक्त नहीं है, अंग्रेजों से मिले। मतलब जो अपने अधिकार की मांग करे वो राष्ट्रभक्त नहीं है। और आज आरएसएस बीजेपी वाले क्या कहते हैं, जो कहता हमको हमारा अधिकार चाहिए, कहते राष्ट्रद्रोही। जो राष्ट्र के हैं नहीं, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर साबित हो गया कि ब्राह्मण इस देश के रहने वाले नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को छप कर है। जो इस देश के नहीं है वो तय कर रहे हैं कौन राष्ट्रभक्त है कौन राष्ट्रद्रोही। कितनी बड़ी बात है, कितनी अजीब बात है। जो इस देश के नहीं है वो तय कर रहे हैं कि राष्ट्रभक्त कौन है और राष्ट्रद्रोही कौन है। और हम इस राष्ट्र के हैं, ये राष्ट्र हमारा है। हमारे मन में तो कभी राष्ट्र के खिलाफ कोई भावना आ ही नहीं सकती। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के मन में राष्ट्र के खिलाफ कोई भावना आती नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्र ही उसी का है
बल्कि राष्ट्रवाद का जो लोग दिखावा करते हैं उनके झांसे में फंसकर हम अपना हक अधिकार गंवा रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर गंवा रहे हैं अपना हक अधिकार। तो हमें सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि वो जो राष्ट्र के विरोध में दिन रात काम कर रहा है, अभी वो तिरंगा यात्रा चला रहे हैं और 83 करोड़ लोग भुखमरी के कागार, जो भुखमरी के कागार पर है वो तिरंगा कैसे खरीदे? 83 करोड़ लोग भुखमरी के कागार, भुखमरी के शिकार हैं, वो तिरंगा कैसे खरीदे? अभी खबर आई है कि कई जगह ठेकेदारों ने तिरंगा न लेने की वजह से राशन नहीं दिया, राशन बंद कर दिया। राष्ट्रभक्ति है, जिसको खाने का नहीं है उसको तुम तिरंगा खरीदने की बात कर रहे हो, ये राष्ट्रभक्ति है? क्या हो रहा है इस देश में? जो नहीं है वो पर को गंदा कर रहे हैं। उनको लगता है हम प्रचार करेंगे हम राष्ट्रवादी है तो लोग हमारे ढांचे में फंस जाएंगे और हमारे लोग फंस के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ये देश हमारा है, तो इस देश में हमें ही लड़ाई करनी पड़ेगी, दूसरा कहीं नहीं लड़ेगा। अगर साहू महाराज 22 के बाद 32 तक हो गए तो मामला तभी रफा रफा हो जाता, सारे अधिकार हमको मिल रहे होते, साहू महाराज नहीं रहे, बाबा साहब अकेले पड़ गए। इन लोगों ने कहा गांधी जी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, अम्बेडकर जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए ओबीसी के लोग गांधी जी के साथ रहे, उसका खामियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। एक गांधी जी का राष्ट्रवाद था, उसमें गए, उसका खामियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। और एक राष्ट्रवाद आरएसएस का, उससे जल्दी अगर ओबीसी के लोग बाहर नहीं निकले तो इसका खामियाजा हजारों की भूजा भुगतने का काम करेंगे। इसलिए हमारे लोगों को सतर्क होने की जरूरत है और अपनी लड़ाई खुद लड़ने की जरूरत है। ओबीसी की संख्या 52% है, एससी की संख्या 15% है, एसटी की संख्या 7.5% है, 74-74% में यही हो जाते हैं। अगर इनके साथ माइनॉरिटी को जोड़ दिया जाए ये 85 से 90% हो जाते हैं। इतनी बड़ी जो आबादी है, इतनी बड़ी आबादी अगर आपस में मिलजुल करके काम करे तो अधिकार है तो इस देश को चलाने लायक हो जाएंगे। तो ये तैयारी हम लोगों को करना, उनका विश्वकर्मा बनने से अच्छा है शासक बनने की तैयारी हम लोगों को करना चाहिए। इसके लिए अपने लोगों को जागृत करने का काम हम लोगों को करना चाहिए, ताकि अभी आप अगर नई गाड़ी खरीद, नई कार खरीद, नई मोटरसाइकिल खरीद, दूसरे को चलाने के लिए देगा, बोलते नहीं देंगे, इसका थोड़ा ये खराब कर देगा। नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते और देश ही दूसरे को चलाने के लिए देते। इसलिए तो देश का सत्यानाश हो रहा है। जब हमारे पुरखों का राज था तो भारत विश्व था, पुरखों का राज था, भारत सोने की चिड़िया था, दुनिया के लोग नालंदा में पढ़ने के लिए आते थे, आज भारत वाले बाहर पढ़ने के लिए। उल्टा हो गया, इतना पतन हो गया। 200 यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है। आप जो 200 यूनिवर्सिटियां हैं दुनिया की, उसमें एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं। इतना पतन हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि हमने अपना देश दूसरे को दे दिया। इस देश के हम असलवासी हैं, हम मूल्यवासी हैं, इसलिए इस देश को चलाना भी है, संभालना भी है और भारत का जो खोया हुआ गौरव है उसको भी वापस लाना है। भारत को फिर से विश्व बनाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है और अखंड भारत भी अफगानिस्तान के भारत तक जहां तक था, मौर्य का भारत, इतना बड़ा भारत फिर से बनाना है। ये हम ही लोग कर सकते हैं। तो ये करने के लिए हम लोगों को काम करना है। केवल हम जीवन भर बैकवर्ड ही नहीं रहना चाहते, तो जब शासक हो जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे, तब भी बैकवर्ड तो नहीं है। तो अभी बैकवर्ड है, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा बीमारी को और बीमारी दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना, हमारे लोग क्या सोचते हैं, बैकवर्ड अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए फॉरवर्ड बन गया। तो फॉरवर्ड बनने के लिए क्या करना है? टाइटल बदल देते हैं। ब्राह्मण की टाइटल लगा लिया, क्षत्रिय की टाइटल लगा लिया नाम के आगे, तो सोचते हैं फॉरवर्ड बन गए। टाइटल लगाने से फॉरवर्ड नहीं बन सकते हो। फॉरवर्ड अगर बनना है तो इस देश का शासक बनना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड बन जाओगे। तो उसके लिए हम लोगों को साथियों तैयारी करना पड़ेगा। इस मौके पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार।